नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक नया दांव खेला है। पार्टी ने ऐलान किया है कि विधानसभा चुनाव में 40% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी 40% टिकट जो है वो महिलाओं को दिए जाएंगे। मतलब ये होता है इसका लगभग 160 टिकट 403 में से। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में टिकट दिया जाता है तो क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या ये उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को प्रभावित करेगा? क्या बाकी राजनीतिक दलों पर इसका असर पड़ेगा? क्या वो दबाव में आएंगे? ये सारे सवाल हैं जो इस समय उठ रहे हैं। लेकिन पहले सवाल होता है कि कोई भी पार्टी इस तरह का कोई नीतिगत फैसला लेती है तो उसकी मंशा पर सवाल उठता है, उसकी नीति पर सवाल उठता है। और मैं इस सवाल उठाने का मतलब ये नहीं है कि मंशा पर कोई शक है या नीति पर कोई शक है इसलिए सवाल उठा रहा हूँ, लेकिन वो कितनी गंभीर है, सचमुच ये जो बोल रही है वो चाहती है, सचमुच उसका कोई कमिटमेंट है इस तरह का, ये जानने की ज़रूरत तो निश्चित रूप से है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें प्रियंका वाड्रा ने ये घोषणा की कि 40% सीटें जो हैं वो महिलाओं को मिलेंगी। अब देखिए, महिला आरक्षण का मुद्दा बहुत समय से कभी गर्म होता है, फिर कभी ठंडा हो जाता है, फिर कभी गर्म होता है। इस घोषणा के जरिए शायद उस मुद्दे को भी गरमाने की कोशिश है, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। जो मैंने बात कही, नीयत की, इरादे की, गंभीरता की। सवाल ये है कि इस समय देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 5 राज्यों में सबसे कमज़ोर स्थिति में अगर कांग्रेस कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें उसको 403 उम्मीदवार मिलना भी कठिन है। तो इसलिए घोषणा की गई है कि इस बहाने से जो है कुछ टिकटार्थी आ जाएंगे, टिकट देने में सुविधा होगी, या सचमुच महिलाओं की भागीदारी पार्टी बढ़ाना चाहती है? तो पार्टी अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती है राजनीतिक नेतृत्व में, राजनीति में, संगठन में, चुनाव में, तो शुरुआत उसकी होती है संगठन से। तो पहले अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये 40% का फार्मूला लागू होता, या संगठन जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके पदाधिकारियों में लागू होता, तो ये उसका एक स्वाभाविक उसकी परिणति नज़र आती कि टिकट में भी जो है ये 40% का फार्मूला जो है लागू किया जा रहा है। दूसरी बात, जहां जीतने की कोई संभावना नहीं है, मतलब 40% की बात हो रही है, 40 सीटें भी जो पार्टी जीतने की जिसकी संभावना नहीं है, बल्कि कहें 4 भी जीतेगी तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। जो स्थिति है कांग्रेस की इस समय उत्तर प्रदेश में, पंजाब में सत्तारूढ़ दल है, उत्तराखंड में प्रमुख विपक्षी दल है, गोवा में प्रमुख विपक्षी दल है, मणिपुर में प्रमुख विपक्षी दल है। तो अगर इन 4 राज्यों में भी ये घोषणा होती, नहीं 40-30% की ही होती, तो इस घोषणा को, उत्तर प्रदेश की घोषणा को ज़्यादा गंभीर समझा जाता। लगता कि सचमुच पार्टी की नीति में बदलाव आया। इतना बड़ा फैसला पार्टी करने जा रही है और घोषणा की है, तो इसके लिए अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले बैठक हुई है उससे प्रस्ताव पास होता कि हम ये शुरुआत करने जा रहे हैं, 33% महिला आरक्षण नहीं मिला तो हम जो है उसके बदले जो हम कर सकते हैं संगठन के तौर पर वो करते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये सवाल प्रियंका वाड्रा से पूछा भी गया कि क्या ये फार्मूला दूसरे राज्यों में भी लागू होगा, तो उन्होंने ये कह के बात टाल दी कि मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूँ इसलिए उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। तो बात तो तार्किक लगती है, लेकिन ये कौन मानेगा? गांधी परिवार का कोई सदस्य किसी एक राज्य तक सीमित है, ये बात जो है किसी के गले के नीचे नहीं उतर सकती है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपमानित करने और सिद्धू को प्रमोट करने में सबसे बड़ी भूमिका प्रियंका वाड्रा की रही है। राहुल गांधी ने उनका साथ दिया, सोनिया गांधी ने चुपचाप साथ दिया।
मालूम नहीं कितने उन्होंने विरोध किया या नहीं, ऐसे कोई संकेत बाहर नज़र आते नहीं। तो इसलिए ये कहना कि केवल वो उत्तर प्रदेश के बारे में फैसला कर सकती है, ये भी मान ली जाती बात अगर वो कहती कि वो पार्टी से ये सिफारिश करेंगी कि बाकी 4 राज्यों में भी जहां चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, वहां इस फॉर्मूले को लागू किया जाए। ये भी उन्होंने नहीं कहा। तो ये 40% का फॉर्मूला कांग्रेस लेकर क्यों आई उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये 40% का फॉर्मूला लाने का एक मतलब ये है कि कांग्रेस ने 30-31 साल बाद ये महसूस किया। आखिरी चुनाव कांग्रेस पार्टी 1985 में जीती थी, 1989 तक सरकार थी, उसके बाद से कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आई। तो उसके बाद से हर चुनाव में पार्टी जो है कोई ना कोई सामाजिक ब्लॉक ढूंढने की, उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। कभी ब्राह्मणों को लाने की कोशिश करती है, कभी मुसलमानों को, कभी जो है दलितों को। ये जो 3 उसके कोर वोट एक समय हुआ करते थे, उनको उसकी कोशिश होती है कि एक बार फिर आए। अब इसमें इन तीनों में समस्या ये है कि दूसरा तभी आएगा जब एक आए। तो पहला कौन आए? पहला कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। मुसलमान को लगता है कि ये तो बीजेपी को हराने की हालत में है नहीं उत्तर प्रदेश में, तो क्यों आए? तो मुसलमान नहीं आता तो फिर जो है ब्राह्मण नहीं आता, कि सत्ता तो आ नहीं रही है। अगर मुस्लिम वोट इनके साथ होता तो हम साथ आ सकते थे, तो ब्राह्मण नहीं आता। दलित जो है वो आने को तैयार नहीं है, दलितों का विश्वास खो चुके हैं। जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तब से दलित जो है कांग्रेस से हटकर उधर चला गया। अब गैर जाटव दलितों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ चला गया है। मुसलमान पूरी तरह से कम उत्तर प्रदेश में जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। कांग्रेस के साथ आने का उसका न तो कोई इरादा दिखता है और न कोई संभावना नज़र आती है। रही बात जो है ब्राह्मणों की, बीजेपी के साथ है। जब से अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ है तब से ब्राह्मण समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के साथ क्यों आएगा, इसका कोई तार्किक आधार नहीं। अभी तक पिछले कम से कम 2 चुनाव तक कांग्रेस की ये कोशिश रही है किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए तो ब्राह्मण वोट आ जाएगा। ऐसे होता नहीं है, किसी पार्टी में नहीं होता है, कांग्रेस में भी नहीं होना था। लेकिन जो रणनीतिकार हैं वो दूसरी तरह से समझाते हैं। तो 2017 में प्रशांत किशोर रणनीतिकार थे, तो उन्होंने समझाया कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए। पहले उन्होंने प्रियंका का नाम लिया, तो ये उनसे कहा गया कि भाई ये कैसे हो सकता है, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री से नीचे कोई सरकारी पद नहीं ले सकता, तो प्रियंका को मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो शीला दीक्षित को किया गया। चुनाव नज़दीक आया थोड़ा तो समाजवादी पार्टी से समझौता हो गया, तो फिर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं रह गई। लेकिन कांग्रेस लगातार इस कोशिश में रही है उत्तर प्रदेश में कि किसी तरह से इन 3 वोट बैंकों में से कोई एक साथ आ जाए। 40% महिलाओं को टिकट देने की जो घोषणा हुई है वो इस बात की स्वीकारोक्ति है कि कांग्रेस ने ये प्रयास अब छोड़ दिया है। वो समझ गई है कि कोई जाति समूह जो पुराना वोट बैंक था उनमें से कोई लौट कर नहीं आने वाला, तो उसने जाति को छोड़ा और वर्ग पर आ गई। देखिए, ये समस्या कांग्रेस की नहीं, जो भी नेशनल पार्टी होगी उसकी होगी। बीजेपी की भी थी, बीजेपी के लिए भी समस्या थी कि कोई जाति वर्ग जो है वो बड़ा उसके साथ कोर वोट की तरह नहीं जुड़ा हुआ था। तो बीजेपी को इस वजह से कभी राष्ट्रवाद, कभी धर्म, कभी कोई और भावनात्मक मुद्दा, उसका सहारा न लेना पड़ता था कि जाति का जो आग्रह है वो कमज़ोर हो, तो जाति के बजाय लोग उस मुद्दे पर, उस आधार पर वोट करें। कांग्रेस का जब से ये कोर वोट टूटा है तब से कांग्रेस के सामने भी समस्या है। तो अब कांग्रेस भी जो है कोशिश कर रही है कि जाति की बजाय वर्ग पर ध्यान दे, तो इसलिए महिलाओं को चुना गया। जब से राहुल गांधी की लीडरशिप है कांग्रेस में, वैसे तो वो 2004 से हैं और एक तरह से लीडरशिप में ही हैं, लेकिन जब से वो उपाध्यक्ष बने तब से मान लें 2012 से, तो वो लगातार एक जो है वर्ग अपने साथ जोड़ने की जो कोशिश करते हैं वो किसानों का। हालांकि किसानों के लिए कुछ किया हो 10 साल की सरकार में, उससे पहले तो ऐसा कुछ तो है नहीं जिसके आधार पर आप किसानों के समर्थन का दावा करें। एक बात। दूसरी बात, किसान कोई वोट बैंक नहीं है।
कृषि एक व्यवसाय है, उसमें सभी जातियों धर्मों के लोग शामिल हैं। जब वोट का समय आता है, जब राजनीति की बात आती है, जब पार्टियों के बीच और उम्मीदवारों के बीच चुनाव की बात आती है, तो वो किसान के रूप में वोट नहीं करते। ये बात राहुल गांधी को शायद अभी तक भी समझ में नहीं आई, इसलिए वो कोशिश करते रहते हैं। किसान कोई संगठित रूप से कोई जो है संगठन नहीं है, कोई वर्ग नहीं है। तो इसलिए किसान जब आप कहते हैं, तो जब तक चुनाव नहीं है, जब तक पार्टियों के बीच में चुनने का समय नहीं आता है, तब तक तो वो वर्ग रहता है, उसके बाद वो बढ़ जाता है। तो इसलिए कांग्रेस को की जो ये हालत है वो इसी वजह से, ये गलत रणनीति की वजह से। बहुत से और कारण हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी है। तो प्रियंका वाड्रा ने ये कार्ड खेला है, महिला सशक्तिकरण कहें आप, महिला प्रतिनिधित्व देने की बात। जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है देश में और महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था हुई है, तब से महिला कार्यकर्ता नेताओं की संख्या बढ़ रही है, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। तो ये एक आधार है। इसलिए जो है, पहले जो स्थिति होती थी कि अगर आप किसी महिला को टिकट देना भी चाहें तो खोजना मुश्किल है नाम, अब ऐसा नहीं है। अब ग्रास रूट से उठकर महिलाएं आ रही हैं, लेकिन क्या वो कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगी? वो बीजेपी के साथ क्यों नहीं जाना चाहेंगी? वो समाजवादी पार्टी के साथ क्यों नहीं जाना चाहेंगी? वो बहुजन समाज पार्टी के साथ क्यों नहीं जाना चाहेंगी, जिनके पास अपना एक कोर वोट है, जिसमें अगर उनका वोट जुड़ता है तो जीतने की संभावना बनती है। कांग्रेस की जो है झोली वो खाली है, तो वहाँ जाने से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये दांव जो है वो सफल होने वाला है। मुझे ये भी लगता है कि जिन लोगों ने किया है, कांग्रेस पार्टी और प्रियंका वाड्रा ने, उनको भी मालूम है कि ये दांव चलने वाला नहीं है, लेकिन उनके पास बोलने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए और कुछ था नहीं। उनका संगठन है नहीं, ऐसे में उनके लिए उम्मीदवार खोजना भी मुश्किल था। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये तो हुआ है कि इस घोषणा के कारण दूसरी पार्टियों पर एक दबाव बना है कि भाई लोग पूछेंगे, ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि कौन सी पार्टी अपने यहाँ जब टिकट बंटवारा करेगी तो कितनी महिलाओं को टिकट देती है। अभी जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में स्थिति है, उसमें 403 में लगभग 40 जो है 10% महिला विधायक हैं। उनमें से 34 भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो इस सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। दूसरा, कांग्रेस ने यह भी देखा कि महिला मतदाताओं के समर्थन से राजनीतिक लाभ उठाने वाली पार्टियों की नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात से शुरू किया था उन्होंने, महिलाओं का भारी समर्थन था, इसलिए बीजेपी आज तक वहाँ चुनाव हारी नहीं है, जीतती जा रही। यही उन्होंने केंद्र में आने के बाद किया। महिलाओं का सबसे ज़्यादा समर्थन अगर लोकसभा चुनाव में किसी एक पार्टी को मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। उसके बाद उन्होंने सरकार में आने के बाद महिला सेंट्रिक बहुत सी योजनाएं भी चलाई, उसका लाभ मिलता है। वो चाहे उज्ज्वला हो, चाहे शौचालय की योजना हो, और चाहे दूसरी बाकी योजनाएं हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बाकी योजनाएं हैं। अब नल से जल की एक नई योजना जुड़ रही है उसमें। तो इसलिए बाकी जगह देखें, नीतीश कुमार, बिहार में नीतीश कुमार ने इस बात को पहचान लिया था पहले से। उन्होंने जो है महिला सशक्तिकरण, उन्होंने 50% आरक्षण पंचायतों में देने का ऐलान पहले ही अपने कार्यकाल में किया। नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, तो इस तरह से जिन लोगों ने महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई या संगठन बनाया, संगठन चलाया, उनको फ़ायदा हुआ है। उसकी नकल अब कांग्रेस करना चाहती है, लेकिन वही बात है कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, और किसी घोषणा को, किसी नीति को सबसे पहले ज़रूरत होती है विश्वसनीय बनाने की, कि भरोसा जमे कि आप सचमुच ऐसा करना चाहते हैं, या ऐसा करने का दिखावा नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा मौका था कांग्रेस पार्टी के पास कि इन बाकी जो 4 राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं फरवरी मार्च में अगले साल, वहां भी ये घोषणा की जाती, एक साथ 5 राज्यों के लिए होती,
चाहे 40 की बजाय 30% की ही होती तो वो ज़्यादा प्रभावी होती। वो लगता कि ये कमिटमेंट है पार्टी का, पार्टी ने अपना रुख बदला है, अपनी नीति बदली है। लेकिन ये जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए घोषणा हुई है, वो एक शगुफा लगता है, राजनीतिक शगुफा है कि आपके पास और कुछ बोलने को करने को था नहीं, तो आपने ये दांव चल दिया। महिला आरक्षण को लेकर कभी इस पर फिर बात करेंगे, लेकिन एक फौरी टिप्पणी जो है वो ये कि कोई पार्टी चाहती नहीं, दरअसल कांग्रेस भी दिखावा ही करती रही। 2010 में जब राज्यसभा में 33% रिजर्वेशन का विधेयक पास कराया कांग्रेस पार्टी ने, ये कह के कि राज्यसभा में हमारा 2/3 बहुमत है, लोकसभा में नहीं है, इसलिए वहाँ से पास नहीं हो पाएगा। बीजेपी समर्थन करती तो हो जाता। तो आरोप लगाया कि बीजेपी और बाकी विपक्षी दल ऐसा नहीं चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस भी नहीं चाहती थी। कांग्रेस ये गलत बयानी कर, मान लेते हैं कि पहली तो बात ये थी कि लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने के लिए प्रयास तो करते, हो सकता है सफल हो जाते, हो सकता नहीं होते। लोकसभा में बिल पेश करते, बहस होती, उस पर वोट होता, जो पार्टी खिलाफ वोट करती वो एक्सपोज होती। कांग्रेस की नीयत साफ हो जाती कि कांग्रेस लाना चाहती थी, राज्यसभा में उसके पास नंबर था, पास करा लिया, लोकसभा में नहीं जुटा पाई तो गिर गया बिल। तो ऐसा तो किया नहीं, उसको डर था कि ऐसा ना हो कि आखिरी मिनट पर बाकी दल जो है समर्थन कर दे। राज्यसभा से पास कराने का पहले कारण ये था कि राज्यसभा में कोई विधेयक अगर पास हो जाता है तो वो कभी लैप्स नहीं होता। लोकसभा से पास हुआ, अगर लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया तो वो लैप्स कर जाता है। अब राज्यसभा में वो बिल तब तक रहेगा जब तक कोई सरकार उसे वापस नहीं लेती, और कोई सरकार वापस क्यों लेना चाहेगी। तो कुल मिलाकर ये जो महिला आरक्षण की बात है, महिलाओं को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात है, ये कहने की बात ज़्यादा है, करने की कम है। महिला आरक्षण दरअसल पुरुष समाज प्रधान में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने वाला कानून बन सकता है, इसलिए वो इतनी आसानी से पास नहीं होने वाला। उस पर फिर कभी जो है विस्तार से उसके प्रावधानों पर क्यों विरोध हुआ, किन जिन लोगों ने विरोध किया, उनका आधार क्या था, उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन आज चूँकि ये घोषणा जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने की है, तो मेरा कम से कम जो आकलन है उसमें लगता है कि ये घोषणा केवल हवा हवाई है, इसके पीछे कोई ठोस इरादा नहीं है। तो इसका कोई राजनीतिक लाभ 2022 के चुनाव में मिलेगा, इसकी मुझे उम्मीद नज़र नहीं आती। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।